elements of symmetry. These are some terminology. तो पहला जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री. अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल में या इमेजिनरी लाइन खींची जाए तो वो सारी की सारी लाइन जो है वो अगर एक ही सेंटर में से पास करें तो उसको हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री. जैसे ये हो गया मेरे पास, इस तरह से मान के चलो आप. जैसे ये COOH, ये आ गया हमारा H, CH3 H, COH, CH3 ये H. ठीक है, ये इस तरह से ऊपर, ठीक है ना. ये यहाँ पे ले जाएंगे हम इसको. तो ये सारे के सारे जो है वो एक सेंटर में से पास कर रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री. देन नंबर सेकंड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री की रोटेशन देते हो और जिस स्ट्रक्चर से आपने स्टार्ट करा अगर वो दोबारा से फिर रिगेन हो जाती है तो जिस एक्सिस के अगेंस्ट आप रोटेशन दे रहे हो दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है ना, आप समझ गए ना. जैसे ये है मेरे पास पेन है, तो अगर मैं इसको पूरा 360 डिग्री की रोटेशन दूंगा तो जो जैसे ये एज है ये दोबारा से फिर वहीं पे वापस आ जाएगा, तो इसको बोल देते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो अगर इतना कंप्लीट रोटेशन में 360 रोटेशन में अगर 2 बार सेम स्ट्रक्चर रिपीट होती हो तो दैट इज कॉल्ड 2 फोल्ड सिमेट्री. ठीक है, और अगर ये 3 बार होती हो दिस इज कॉल्ड 3 फोल्ड सिमेट्री एंड सो ऑन. जहाँ तक रही बात डिससिमेट्री का, जब मैंने पहले भी बात हो चुकी है आपसे कि डिससिमेट्री के केस में देयर इज नो लाइन, नॉट एक्चुअल, even no any imaginary line which can divide molecule into 2 equal halves in such a way that each is the mirror image of each other. तो इसको हम बोल देते हैं डिसमेट्रिक कंपाउंड. अब हमारे पास एक नए आ जाता है मीजो कंपाउंड. देखो अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है. मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे आपका ये हो गया COOH, HCOH, CHOH, COH. अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए. दिस इज टार्टेरिक एसिड. अब इस कंपाउंड में अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 एसिमेट्रिक कार्बन है. देखो ये वाली और एक ये वाली. कैसे? एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप. यहाँ इस कार्बन में एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप. तो दोनों एक आयरल कार्बन है, दोनों ही कायरल कार्बन है, दोनों एसिमेट्रिक कार्बन एटम है. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट हैं वो है 2⁻n. ये वॉन्ट ऑफ लॉ है, वॉन्ट ऑफ लॉ वेयर n इज नथिंग बट नंबर ऑफ कायरल सेंटर. कायरल कार्बन कह दो, कायरल कार्बन. अब यहाँ पे 2 हैं, 2⁻², 4. तो इसमें 4 स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल हैं. अब ये 4 स्ट्रक्चर कैसे होंगी? आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस ऑल 4. आपको क्लियर हो जाएगी बात. देखो COOH, OH, H, CHOH, COH, CHOH इधर कर लो, इधर H कर लो, COH. अभी आपको इसका डिफरेंस भी पता लग जाएगा. COH, COH. अब यहाँ ले लेते हैं इसको COH, OH, H, COH, H, COH, COOH, OH, H, CHOH, COH. देखो स्टीरियो केमिस्ट्री, स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट्स. हमने देखो स्पेस में अलग, यहाँ दोनों H लेफ्ट साइड पे हैं, दोनों H राइट साइड पे हैं. दोनों H अब लेफ्ट साइड पे है तो H कहाँ पे है? राइट साइड. यहाँ इस कार्बन का H इधर है, इस कार्बन का OH इधर है. ठीक है ना. इस कार्बन का अब OH इधर हो गया और कार्बन का H इधर हो गया. तो ये 4 पॉसिबल हमारे पास अरेंजमेंट पॉसिबल है. अब देखो ध्यान दो इधर कि अगर हम यहाँ पे दोनों कार्बन के जो हैं
ये दोनों कार्बन, ठीक है ना, ये जो मैंने स्टार बनाया दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन। अब जो इसके साथ ग्रुप अटैच है ना, जो पहला एलिमेंट अटैच है, एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर आप इसको प्रायोरिटी दीजिए। अब इसका 8 है, इसका 6 एटॉमिक नंबर, इसका 1 है, तो सबसे ज़्यादा इसका है 1 हो गया, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, ठीक है ना, इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, ठीक है ना। अब ये 1 ना, ये 1, ये 2, 3, 1, 2, 3, ये हो गया ऑक्सीजन 1, ये इसका 2, ये इसका 3, इस कार्बन के साथ ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3, और यहाँ पर ये 1, 2 और ये 3। अब हम हायर प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी जाएंगे। हायर प्रायोरिटी 1 इधर गए, ये इधर को आ गए, 3 के पास आ गए, ठीक है ना, ये 3 के पास आ गए, ये डायरेक्शन आई, ये घूमा मेरा एंटी क्लॉकवाइज, और इधर हमारे पास 1, 2, 3। अब देख रहे हो आप एक चीज़, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज दोनों बराबर हैं, तो नेट रिजल्ट विल बी 0, इट विल बिकम ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल कार्बन है, लेकिन आधा पोर्शन क्लॉकवाइज घुमा रहा है, आधा पोर्शन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, घुमा ये बराबर रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखो ये 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, डायरेक्शन होगी उल्टी, एक दूसरे से बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3, और दो देयर इज नो कैंसलेशन। ये इस तरह से देखो पूरा इट इज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर 1, 2, 3, इधर आ गया 1, 2, 3, ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों कंपाउंड्स में ये कैंसिल एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, ये दोनों हाफ एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। यहाँ 2 हाफ जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, ये दोनों देखो OH के सामने OH, COH के सामने COH, H के सामने H, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। बिसाइड्स ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ पे 2 कायरल कार्बन हैं, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, लेकिन इसमें आधा पोर्शन क्लॉकवाइज और आधा पोर्शन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कायरल कार्बन के होने के बावजूद भी, ये कंपाउंड कायरल कार्बन होने के बावजूद भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोल देते हैं मीजो कंपाउंड्स, जिसमें ये जो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं कि जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इज ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, अंदरूनी मामले की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि आधा पोर्शन क्लॉकवाइज धक्का मार रहा है, आधा पोर्शन एंटी क्लॉकवाइज धक्का मार रहा है, लेकिन मार धक्का ये बराबर रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ सेम ही डायरेक्शन में है, दोनों ही ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हुई इसके ऑप्टिकल में इसके मीजो कंपाउंड्स के बारे में। और जब एक कंपाउंड के पास एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो, तो हम उसकी जो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं 2n वाट ऑफ रूल कि जैसे यहाँ पे 2 थी, 2 4 रिप्रेजेंटेशन होगी, तो एक क्लियर होगी 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, 2 ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब आधे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, आधे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। जो आधे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं उन कंपाउंड्स को नाम दे दिया मीजो कंपाउंड्स, और जो ये मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। अब है हमारे पास बात रेस्मिक मिक्सचर या रेस्माइजेशन। रेस्मिक मिक्सचर क्या होता है? जहाँ तक रेस्मिक मिक्सचर का सवाल है बेटे, रेस्मिक मिक्सचर ये होता है कि जब हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों ही डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी एंड लीवोरोटेटरी दोनों इकट्ठे ही बन जाते हैं। अब हुआ क्या, डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी बन गया, दाईं तरफ को धक्का देने वाला भी बन गया, लिबोरोटेटरी भी बन गया, लेफ्ट साइड को धक्का देने वाले भी बन गया, तो ओवरऑल मिक्सचर विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, ये मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये रेस्मिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट बहुत डिफरेंस है। मीजो कंपाउंड्स के केस में जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी थी बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंपनसेशन, ये ऑप्टिकली एक्टिव बिल्कुल नहीं है, ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ये आधा पोर्शन बाईं तरफ को ऑप्टिकल एक्टिव है, आधा पोर्शन दाईं तरफ को ऑप्टिकल एक्टिव है, आधा पोर्शन डेक्स्ट्रो है होता है, आधा पोर्शन लिबोरोटेटरी होता है। लेकिन रेस्मिक मिक्सचर में इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स,
ये इसमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी है, इसमें लीवोरोटेटरी भी है, लेकिन मिक्सचर में दोनों की प्रेजेंस की वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव जो है इनएक्टिव होता है, ऐसे मिक्सचर को हम रेस्ट्रिक्ट मिक्सचर बोल देते हैं। अब रेस्माइजेशन क्या होता है? अब आपने लेबोरेटरी में बना तो लिया कंपाउंड ऑप्टिकल, ये दोनों ही अपना रेस्ट में मिक्सचर बन गया आपके पास, डेक्स्ट्रो भी है एंड लीवो भी है। अब आपने इन दोनों को अलग अलग करना है। आप इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रेस्माइजेशन, मीन सेपरेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम रेस्मिक मिक्सचर इज नोन एज रेस्माइजेशन। अब इस रेस्माइजेशन को कैसे कर सकते हैं? पहले तो आ गया सिंपल फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड, अब फिजिकल मेथड में हमारे पास ये तो थोड़ा सा मतलब रेयर सा मेथड है। इसमें एक है हमारे पास क्राइटेरिया कि डेक्स्ट्रो और लीवो की शेप अलग अलग होनी चाहिए। अगर शेप अलग अलग होगी, जैसे सीधी सी बात है कि अगर आपसे जैसे चावल और चने की दाल में मिक्स हो जाए तो आप आराम से चने की दाल को या चावल को उनमें से मिक्सचर में से अलग कर सकते हैं, क्योंकि सामने नज़र आ रहा है। कणक और चावल इकट्ठे हो जाएं, आपको सामने नज़र आ रहा है कि एक कणक है कि चावल है, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लीवोरोटेटरी है कंपाउंड, उनका शक्ल सूरत ही अलग अलग है। तो आप उसको पिक करोगे, उठाओगे, चुन लोगे, चुग लोगे, और इसको बोल देते हैं फिजिकल मेथड। और एक है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड, अब रही बात बायोलॉजिकल मेथड में, बायोलॉजिकल मेथड में हम इसमें रेस्मिक मिक्सचर में कोई बैक्टीरिया डाल देते हैं। उस बैक्टीरिया को डालने से बायोलॉजी आ गया ना, तो बैक्टीरिया डालेंगे, वो क्या करेगा? दोनों में से किसी एक को खा लेगा, या तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी को खा लेगा ऐसा बैक्टीरिया, या लीवो को खा लेगा। अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा? एक ही बचेगा, वो हमारे पास प्योर स्टेट में हो जाएगा। तो लेकिन इसमें नुकसान ये हुआ कि हमें एट ए टाइम दो नहीं, एक ही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मिल रहा है। देन थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ केमिकल मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा ही क्रिटिकल सी बात आती है कि केमिकल मेथड में हमारे पास देखो, या तो मेल्टिंग पॉइंट अलग होता, हम इनको सेपरेट कर लेते, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता तो भी सेपरेट कर लेते, लेकिन हमने नेंशियमर की डेफिनेशन ये पढ़ी, इनकी तो प्रॉपर्टी सेम होती है। सेम टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे इनका सोल्यूशन, सेम टेम्परेचर पे ये जो है वो मेल्ट करेंगे, इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। सो व्हाट वी विल डू, हम इनको डेक्स्ट्रो और लीवोरोटेटरी को किसी और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से रिएक्ट करवाते हैं। जैसे आपको बताता हूँ मैं, ये लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, ये हुआ प्लस माइनस, मीन डेक्स्ट्रोरोटेटरी लीवोरोटेटरी दोनों ही प्रेजेंट है इसमें। ये हो गया हमारे पास रेस्पिक मिक्सचर, ठीक है ना, रेस्पिक मिक्सचर हो गया। अब इसको मैं ब्रूसीन, एक केमिकल हुआ, ठीक है ना, और ये है डेक्स्ट्रोरोटेटरी से रिएक्ट करवाता हूँ, तो मेरे पास आ गया प्लस ब्रूसीन लैक्टिक एसिड, ठीक है, दोनों प्लस, और प्लस ब्रूसीन माइनस लैक्टिक एसिड, तो दोनों आपस में ये रिएक्ट कर गए, और इन्होंने ये ब्रूसीन के साथ रिएक्ट कर गया, प्लस वाला भी रिएक्ट कर गया, माइनस वाला भी रिएक्ट कर गया, ठीक है। अब हम इनका, अब क्या हुआ, जिसके साथ रिएक्ट करने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो गया। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, हम डिस्टिलेशन कर लेते हैं। डिस्टिलेशन में हम इसका बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट होने की, अलग अलग होने की वजह से, डिफरेंट होने की वजह से ब्रूसीन प्लस लैक्टिक एसिड का मिक्सचर एक तरफ चला जाएगा, प्लस ब्रूसीन नेगेटिव लैक्टिक एसिड का मिक्सचर एक तरफ रह जाएगा। अब हमारे पास दोनों मिल गए। अब हम इसको जो है वो रिएक्ट करवाते हैं से HCl के साथ। इसको जब हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो HCl से रिएक्ट करवाने से क्या हुआ, हमारे पास ये HCl जो है वो ब्रूसीन के साथ रिएक्ट कर गया, और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस ब्रूसीन प्लस इसके साथ लग गया HCl, और ये आ गया मेरे पास प्लस ये से प्लस लैक्टिक एसिड। यहाँ पे आ गया प्लस ब्रूसीन, हाँ प्लस ब्रूसीन, और इसके साथ अटैच हो गया HCl। इट इज़ नॉट नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव HCl नहीं, कोई ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये मैंने इसके साथ अटैचमेंट कर रहा हूँ, और ये माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, माइनस लैक्टिक एसिड मीन लीवो लैक्टिक एसिड, और इसको हम क्रिस्टलाइजेशन करके आराम से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के साथ। दोबारा से फिर समझा रहा हूँ मैं आपको कि लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रो भी है, लीवो भी है,
रेशमी मिक्स में दोनों प्रेजेंट है। हमने इसको एक बेस ब्रूसिन के साथ रिएक्ट करवाया और उसने दो अलग अलग जो है वो नेचुरली है बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो दोनों सॉल्ट बनाएंगे, प्लस ब्रूसिन प्लस लैक्टिक एसिड प्लस ब्रूसिन माइनस लैक्टिक एसिड बना दिया। लेकिन अब इनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट अलग होने की वजह से इनको डिस्टिलेशन करेंगे हम। डिस्टिलेशन करने से क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गए और उसके बाद हमने इसको HCl से रिएक्ट करवाया, ठीक है ना। HCl से रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, अब ब्रूसिन को भी तो अलग करना है। ब्रूसिन बेस है, HCl के साथ रिएक्ट करा, ब्रूसिन बेस है, HCl के साथ रिएक्ट करा, ये इसने अलग से बना दिया और मेरे पास क्या रह गया, लैक्टिक एसिड अलग अलग रह गया, ठीक है। अब सोल्यूशन में ये दोनों ही हैं। हमने क्रिस्टलाइजेशन करी, प्लस लैक्टिक एसिड भी अलग हो गया, माइनस लैक्टिक एसिड भी अलग हो गया, तो ये हमारे पास हो गया ये सेपरेशन का एक मेथड। देन एक मेथड और हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी देखो, क्रोमेटोग्राफी, क्रोम होता है कलर, अब इसमें कलर डिफरेंट होने की वजह से हम इसको, जैसे आपने पढ़ा है पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि आप लाइन लगाते हो और यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया, जैसे लाल स्याही और नील रेड और ब्लू इंक का आप मिक्सचर ले लो। अब आप इसको एक सॉल्वेंट में डालो, तो ये फिल्टर पेपर है, इसको बोल देते हैं हम रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ से चले हम और यहाँ पे हमारे पास चलता गया सॉल्वेंट जाएगा, यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, ये जाएंगे। अब इनका RF रेट ऑफ दिस फॉरवर्डनेस इसको बोल देता हूँ मैं देसी भाषा में, लेकिन इनका चलने का अलग अलग स्पीड होगी, तो रेड और ब्लू ये हमारे पास इंक अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। और ये क्रोमेटोग्राफी से हम इसको इस तरह से जो है वो डेक्सट्रो रिबोन्यूक्लियोटाइड जो कंपाउंड होते हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड हुए, इसको बोल देते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। इसके कौन कौन मेथड हो गए, फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड क्रोमेटोग्राफी मेथड। और इससे हम इनको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। किसको हम कर सकते हैं सेपरेट, रेस्पिक मिक्सचर को, जो कि मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है जिसमें डेक्स्ट्रो और रिबो दोनों प्रेजेंट होते हैं। देन स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है, CXY W और ये Z, ठीक है ना। अब हमने इसको म्यूचुअल एक्सचेंज करा, म्यूचुअल एक्सचेंज CX, ये आ गया Y, ये आ गया W और ये आ गया Z, ठीक है। ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन है। दीज आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोर्टेंट। देखो ये कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन ये हमारे पास ऐसा भी नहीं कि एक दूसरे के मिरर इमेज है, क्योंकि ये Z है, ये W है, ठीक है ना। ये W है तो यहाँ पे Z है, तो ये हमारे पास ये नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव दोनों कंपाउंड्स हैं ये, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। चाहे आप नॉन सुपर इम्पोजेबल की बात भी करें हम, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं है। सिंपल हमने ग्रुप्स को जो स्पेस में अरेंज करा उनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर और एटम may be defined as an atom of group of such nature that mutual exchange of any two groups on that atom gives rise to the new stereoisomers। वो जो मैंने रोटेशन की बात करी बच्चे, रोटेशन ही चेंज हो जाएगी तो एक को डेक्स्ट्रो हो जाएगा, एक कोई लिबो हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये है, देखो CH3 C2H5 OH 2 ब्यूटेनॉल। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ CH3 OH C2H5। अब ये मिरर इमेज नहीं है, C2H5 यहाँ OH है, तो ये वो तो बात खत्म हो गई हमारे पास। ये हमारे पास हमने ग्रुप को रीअरेंज करा, कहाँ पे हमने रीअरेंज करा, इसको रीअरेंज करा हमने स्पेस पे। अब ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। तो ये दो नॉन इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इक्विवेलेंट नहीं है कॉन्फ़िगरेशन ये। देखो ये इक्विवेलेंट रहेगा H, मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी क्लियर कर देता हूँ, OH C2H5, ठीक है। अगर आप इसके आगे शीशा रखोगे तो कुछ इस तरह से आएगा COH H, यहाँ आ जाएगा CH3, ये C2H5 है। ये इक्विवेलेंट है बट नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। OH CH3 आ रहा है, CH3 OH आ रहा है, लेकिन जो जैसे मैंने आपको बताया था ना टेट्राहेड्रल के केस में कि एक ग्रुप हमारी तरफ को होता है, दो ग्रुप प्लेन में होते हैं और तीसरा जो है वो हमसे दूर होता है। तो उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करें, इसकी बात कर लेते हैं चलो हम, कि यहाँ पे मान लो
OH हमें फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे OH हमें फेस नहीं कर रहा, यहाँ हमें कौन फेस कर रहा है, C2H5 भी फेस कर रहा है। ये C2H5 हम मेरी तरफ को फेस कर रहा है, तो ये C2H5 भी मेरी तरफ को फेस कर रहा है। ये और ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। ये हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हैं, लेकिन ये स्पेस में ग्रुप की अरेंजमेंट की वजह से बना है। इसको बोल देते हैं हम स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ये हमारे पास इस तरह से हुआ। अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो करवाऊंगा वो है हमारे पास डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमरिज्म। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेंगे। थैंक यू।